हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सबका ज्वाइन करने के लिए। आज का वेबिनार जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वेबिनार के अंदर जो है वो हम दो टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे होंगे। एक बड़ा छोटा सा टॉपिक है और उसकी जो रीज़न है स्टार्ट वो इसमें ऐड करने की वो ये थी कि क्लिक ने रिसेंटली ये एक नया फीचर जो है वो लॉन्च किया था, तो मैं उसको ऐड करना चाह रहा था। और उसके बाद फिर एक काफ़ी आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है व्हाट इफ एनालिसिस के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर आऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट माय इंट्रोडक्शन। काफी सारे लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी। मेरा नाम अदनान रफीक है और मैं क्लिक के ऊपर जो है वो पिछले 9-10 साल से काम कर रहा हूँ। और जो हमारा इस वेबिनार सीरीज का आई थिंक आज हमारी 16th जो है वो इसका वेबिनार जो है वो है, जिसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हम फोकस रख के पाकिस्तान के ऊपर और लोकल पर्सपेक्टिव के ऊपर चीज़ों को फोकस रखते हुए जो है वो हम क्लिक की टाइम चीज़ों को जो है वो हम समझें और जो इसकी नए फीचर्स हैं उसको देखें। उसके अलावा इसके अंदर जो क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर या हमारे जो पीयर्स हैं, कोलीग्स हैं, मुझे उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कुछ चीज़ें जो इंटरेस्टिंग नज़र आती हैं, जो मैं सीखता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि वो भी मैं शेयर कर दूँ। तो आज का जो टॉपिक है एसेंशियली ये इसी के गिर्द ही है, जो कि कुछ दो इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने पिछले कोई 2-3 महीनों के अंदर जो है मैंने सीखी और देखी मैंने। तो और प्लस एक तो मैंने कहा वो मैं शेयर करूंगा। उसमें एक जो है वो है जी सीईओ डैशबोर्ड। अच्छा, अब सीईओ डैशबोर्ड के अंदर एसेंशियली ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी क्लिक चल रहा है या नहीं भी चल रहा, तो उसमें क्या होता है कि आप एक एप्लीकेशन या एक आप डैशबोर्ड एनालिटिकल एप्लीकेशन जो है ना वो आप बनाते हैं एक स्पेसिफिक एरिया की। फॉर एग्जांपल आपकी स्केल्स की एरिया की बन गई, एक आपने एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बना दी प्रोक्योरमेंट की, ठीक है, और इसी तरीके से आपने 2-3 और एरियाज की बना ली। ठीक है, अब सीईओ डैशबोर्ड के अंदर क्या होता है कि सीईओ डैशबोर्ड के अंदर आप उन पर्टिकुलर एप्लीकेशन से सिर्फ आप एक एक डैशबोर्ड लेके आना चाह रहे होते हैं। ठीक है, और ये एक सीईओ की रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ एक या दो चार्ट्स जो है ना वो एक दूसरी जगह से आ रहे होंगे, जो कि एक समरी होती है उस पूरे एरिया की। ठीक है, अगर वो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वहां पे जाके डायरेक्टली पूरी डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, या ऐसी रिक्वायरमेंट क्रॉस कॉम्पिटेंसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जी सेल्स का कुछ पोर्शन ऑफ डाटा जो है वो लेट से फाइनेंस में देखना, सारी सेल्स नहीं देखनी, ऑपरेशन देखना, फाइनेंशियल पार्ट जो है वो आपने से फाइनेंस के डैशबोर्ड के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको क्लिक ने जो है अभी रिसेंटली 4-5 महीने हो गए अपनी फंक्शनलिटी लॉन्च की थी। ठीक है, और काइंड ऑफ हिडन किस्म की फंक्शनलिटी थी, उसका जो नाम है वो कुछ डिफरेंट सा है, तो इसलिए इतना ज्यादा जो है ना वो शायद लोगों को नहीं पता लगा। इट वाज ये ऐड हुई थी अप्रैल के अंदर भी, ठीक है, जून के अंदर भी अवेलेबल है। इसका नाम है जी डायनामिक व्यूज। डायनामिक व्यूज यूज कैसे होते हैं, अब मैं उसके ऊपर एक्चुअली प्रैक्टिकल उसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रोपोजिशन थी वैल्यू प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था जो क्लिक के अंदर है कि अगर आपने सीईओ डैशबोर्ड बनाना है या एक डैशबोर्ड के अंदर एक चार्ट के अंदर किसी दूसरे एरिया का चार्ट जो है ना, एक डैशबोर्ड के अंदर दूसरे एरिया का चार्ट हमने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्लिक के अंदर जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड डायनामिक व्यूज। ठीक है, डायनामिक व्यूज जो है वो एक तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसकी ये है, लेट मी स्विच माय स्क्रीन, पहले मैं कर लूं स्विच और फिर उसके बाद मैं जी मैंने स्क्रीन स्विच कर ली। ठीक है, अच्छा, डायनेमिक व्यू के लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक आपका जो नेट उसका क्लिक सेंस का जो एडिशन है वो आपका अप्रैल या अप्रैल से ऊपर होना चाहिए, अप्रैल 2020 या उससे अपग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है, और ये सिर्फ सर्वर के ऊपर काम करेगा, ये आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेशन की साइट के ऊपर क्लिक का जो एडमिन पैनल होता है वहां से जाके हमें ये डायनामिक व्यूज जो है वो एनेबल करने पड़ते हैं, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होते हैं। इसको वहां से जाके डायनामिक व्यूज एडमिन पोर्टल उसमें जाके एक सेक्शन बना हुआ है डायनामिक व्यूज का, आपने जस्ट जाके वहां पे डायनामिक व्यूज एक्टिवेट करने होते हैं। उसके अंदर कुछ एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो आप बड़े बेसिक से हैं, वो आप फिल कर दें।
ठीक है। जब आप वहां पे वो एक्टिवेट कर देंगे और आप एक दफा अपने क्लिक के इंजन की सर्विसेज को रीस्टार्ट करें, तो आपके पास यहाँ पे राइट पैनल के, लेफ्ट पैनल के ऊपर जहाँ पे आपकी बाकी चीजें आ रही हैं, फील्ड्स और एक्सटेंशन वगैरह आ रही होती हैं, वहां पे आपके पास डायनामिक व्यूज का एक लिंक बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास जो है वो इस तरीके से जो है ना वो एक पैनल ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे भी लेट्स मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बिल्कुल, ताकि हम फ्रेश न्यू क्रिएट कर लें। ठीक है, आप यहाँ पे जाके कहा, यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्लैंक स्लेट आ रही होगी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक एनालिसिस है, मैंने एक सेपरेट एप्लीकेशन बनाई हुई है। ठीक है, और एक कंज्यूमर सेल्स के नाम से एक एप्लीकेशन मेरे सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी मेरी हब के अंदर। ठीक है, अच्छा, और अब ये मेरा जो करंट जो मेरे पास डाटा है, ठीक है, मैं अगर आपको दिखा दूं, इसके अंदर इस डाटा का कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इसके अंदर वो डाटा है ही नहीं जो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको आपको जस्ट फॉर द क्लैरिटी सेक मैं इसका आपको डाटा मॉडल जो है वो दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ये कुछ जो मैंने टेबल्स अपनी तरफ से डाले हैं, ठीक है, ये वो टेबल्स हैं, लेकिन इसमें सेल्स का डाटा कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने जो है वो मैं इसके अंदर यहाँ पे मैंने डायनामिक मेन्यू क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसका मैं नाम रख देता हूँ डायनामिक या सी ओ व्यू सेल्स, लेट्स से सेल्स का नाम रख दिया। ठीक है, अच्छा, अब इस दूसरा जो इसके साथ जो है वो, अब जैसी टेम्पलेट ऐप का मतलब ये कि जो मेरे पास जो एप्लीकेशंस विजिबल हैं, ठीक है, ये जितनी भी मुझे जिसके ऊपर ऑथोराइज्ड हूँ, एडमिन के केस में डेफिनेटली वो सारे के सारे के ऊपर ऑथोराइज्ड होगा। ठीक है, तो मेरे इसमें सर्वर के जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें से मैं लेट्स से कंज्यूमर सेल की एप्लीकेशन जो है वो मैंने यहाँ से पिक कर ली। ठीक है, और आप चाहें तो आप रो वगैरह की लिमिट डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आप ना डालने कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, मैंने जैसे ही किया तो सेल्स की एप्लीकेशन के अंदर ये कुछ 4-5 चार्ट्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे नजर आने शुरू हो गए। ठीक है, मैं अब कंज्यूमर सेल की एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, और इसको अगर हम देखें कंज्यूमर सेल की एप्लीकेशन को, तो ये बेसिकली वो वाले चार्ट्स हैं जो मेरे पास, जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मास्टर आइटम्स का, जो मास्टर विजुअलाइजेशन के अंदर जो चीजें होंगी वो वहां पे मुझे नजर आएंगी। तो अगर आप किसी भी एक एरिया से दूसरे एरिया में लेके जाना चाहते हैं, जो भी चार्ट आप देखना चाहें, उसके लिए पहले आपने उस पर्टिकुलर चार्ट को यहाँ पे जाके सॉरी एडिट मोड के अंदर, अच्छा, ये मैं पब्लिश मेरी एप्लीकेशन है, नॉन पब्लिश एप्लीकेशन के अंदर आप राइट क्लिक करें तो वहां यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाती है ऐड टू मास्टर आइटम्स। ठीक है, तो आप उसे ऐड टू मास्टर आइटम्स करेंगे तो वो आपके पास एप्लीकेशन का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, लेट मी मैं इसको एक करके भी देख लेते हैं। लेट से कि ये मेरा यही वाली एप्लीकेशन है, मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर वो मैं आपको तरीका बताना, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन के अंदर ये बना हुआ है। ठीक है, ये मैं एडिट मोड के अंदर हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाती है ऐड टू मास्टर आइटम। अगर मैं इसको ऐड टू मास्टर आइटम करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा जी नाम। ठीक है, मैंने कहा जी लेट्स से टेबल फॉर व्हाट इफ। ठीक है जी, और ये मेरे पास यहाँ पे मास्टर विजुअलाइजेशन का पार्ट मिलती है। अब जो चीज यहाँ पे मास्टर विजुअलाइजेशन में आ रही होगी, ठीक है, वो हमारे पास डायनामिक व्यूज के अंदर भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आप उसको सिंपली, जो अब आपने काम करना है वो सिंपल ये करना है कि आपने उसको ड्रैग कर लेना है। ठीक है, और वो डाटा जो है वो उस वहां से एप्लीकेशन से निकाल के आपको जस्ट यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको डाटा को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एसेंशियली यहाँ पे मेरे पास चार्ट आ जाएगा, ये चार्ट इंटरेक्टिव भी होगा। ठीक है, और अगर आप इस चार्ट के ऊपर जो है वो इसके सोर्स डाटा के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है,
तो यहाँ पे उसके सोर्स के ऊपर आ जाता है कि जी उसकी कब है, उसकी कंस्ट्रेंट्स अगर थी, कोई सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है, और लिंक किस चीज के साथ ये लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। कुछ और इशू हो रहा है, लेट मी सेकंड, मैं कोई और टेबल ओपन करके चेक करता हूँ। एट टाइम्स ये इशू आता है, अगर बात जब आप पहली दफा इसको आप वो करते हैं, ठीक है, तो ये इशू आता है, आप उसको रिफ्रेश कर लेंगे, उससे भी रिजॉल्व ना हो, तो आपको हो सकता है कि अपनी इंजन की सर्विसेज जो है वो रिस्टार्ट करनी पड़े, ठीक है। ये बिल्कुल एक न्यू फंक्शनैलिटी जो है वो रिसेंटली एडिड फंक्शनैलिटी है। तो इसके अंदर जो है ना वो ये हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है, उस तरीके से मेच्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन नेवरदलेस ट्राई अगेन कि ये इशू करना है। ओके, अनफॉर्चुनेटली नॉट रिजॉल्विंग दिस इशू। मुझे और एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने डायनामिक व्यू के ऊपर बनाई हुई है, मैं आपको वो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी उसी को यूज करते हुए बनाई है, वहां पे उस पर रन टाइम भी इशू आ रहा है कि डिफरेंट जगहों से जो है ना मैं उस एप्लीकेशन की बजाय किसी और एप्लीकेशन से मैं डाटा को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास ये सारी उसकी ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, और मैं अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, ठीक है, तो ये मुझे शेयरिंग की एक ऑप्शन लेदर से है, और उसके बाद मैं जो है वो इसको राइट क्लिक करके भी जो ऑप्शन वगैरह जो वहां पे मेरे पास यहाँ पे क्लिक करने के बाद आती हैं, उन ऑप्शंस को जो है वो मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये है जी हमारा डायनामिक व्यू, ठीक है। तो जो एसेंशियल पर्पस है वो ये है कि आपने एप्लीकेशन किसी और जगह पे बनाई, आपने चार्ट किसी और जगह पे यूज करना है, जो कि सीईओ डैशबोर्ड की नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो आप उस पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बड़ा हैंडी फीचर है, और क्लिक के उसके यूज के लिए तो डेफिनेटली आई थिंक ये दिस इज जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है उनके लिए एक ये बड़ी हेल्पफुल एडिशन होगी करंट इन्वेंटरी के अंदर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी आज के सेकंड टॉपिक की तरफ, जो हमारा एक्चुअली लेंदियर, थोड़ा सा लेंदियर टॉपिक है, ठीक है। और ये वो टॉपिक है जो पिछले 10 सालों से क्लिक के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास बार बार पॉप अप होता है, मैंने काफी सारे लोगों को जो ये चीज एक्सप्लेन की, ठीक है, तो आई थॉट के इट विल बी हेल्पफुल अगेन कि अगर हम जो है ना वो मैं इसको किसी इस ऐसे फोरम के ऊपर जो है ना इसको दिखा भी दूं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस असल में है क्या, ठीक है। ये एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस जो है वो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है ना वो डिबेट भी हो, वो कह लें कि एम्बिगुइटीज होती हैं लोगों की कि जी व्हाट इफ एनालिसिस लोगों को पता नहीं होता, लेकिन हम व्हाट इफ एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट फैंसी नेम्स के साथ ना हमारे साथ चल रहा होता है, और हम उसको जो है ना वो दूसरा एनालिसिस समझ के कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस को लोग सिनेरियो एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस को जो है ना वो लोग सेंसिटिविटी एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। एसेंशियली उसकी कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन जो अम्ब्रेला है वो व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस के अम्ब्रेला के अंदर सेंसिटिविटी एनालिसिस भी होता है, सिनेरियो एनालिसिस भी होता है, ठीक है। और आप जो है वो उसके अंदर बेसिक किस्म की फोरकास्टिंग भी जो है ना, हमारे यहाँ जो बजटिंग और फोरकास्टिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली व्हाट इफ एनालिसिस होता है, वो बजटिंग और फोरकास्टिंग नहीं होती है, वो व्हाट इफ एनालिसिस होता है, जिसको जो है ना वो बजटिंग का नाम देके जो है ना वो हम मार्केट के अंदर बेच रहे होते हैं या लोगों को जो है ना बता रहे होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर ये होता है कि हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे जो दूसरे आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
ठीक है। ये सिंपल सा जो है ना व्हाट इफ एनालिसिस है। एक वेरिएबल आपने चेंज किया, लेट्स से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक पीएनएल की एग्जाम, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि उसके अंदर आप ये कहते हैं कि जी अगर मेरा रेवेन्यू जो है वो 10% इंक्रीज करता है तो मेरे जो है ना वो प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू चेंज जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका एक आउटपुट वेरिएबल है जिसको आप डिटरमिन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा व्हाट इफ एनालिसिस है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बेसिक सा व्हाट इफ एनालिसिस जो है ना वो बना के दिखाता हूँ यूजिंग एक मेरे पास मैंने डाटा लिया हुआ है, ये फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आप इस डाटा को, ये व्हाट इफ एनालिसिस आप ऑपरेशंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, वैसे आप सेल्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जो है वो यूज कर रहा हूँ पीएनएल के लिए, ठीक है। और पहले हम करेंगे बिल्कुल बेसिक सा एनालिसिस करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस के ऊपर जो है वो जाऊंगा। अच्छा जी, मैंने जो है वो इस चीज के लिए एक पहले ही एक चार्ट बनाया हुआ है, मैं उसी को ही यूज कर रहा हूँ, इसी को ही मैं को। अच्छा जी, मैंने क्या किया, एक छोटा सा टेबल बनाया, ठीक है, और इस टेबल के अंदर जो है वो लिंक कर देता हूँ, इस टेबल के अंदर जो है वो मैं ये बाकी चीजें डिलीट कर रहा हूँ। पहले हम इस टेबल को समझ लेंगे, टेबल में है क्या। इस टेबल के अंदर मेरे पास रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है, लेबर कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, मेरी टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के जो है ना वो पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर जो भी ये हो ग्रुपिंग है, तो बात नहीं बनती, या तो वो बिजी होते हैं या टाइम नहीं मिलता या फिर मेरा वेस्ट जाता है। उसके ऊपर जो है वो ठीक है, तो हमारे पास आप मंडे को हमसे टाइप कर लें, हम ट्यूसडे को सुबह निकलते हैं कि सीधा पहले ट्रायल्स। ठीक है। तो ये जो है ना वो हमारे पास बेसिक फोरकास्टिंग, बेसिक हमारे पास पीएनएल आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर जो है ना वो एक बेसिक सा मैं व्हाट इफ एनालिसिस जिसको आप फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, या और भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ठीक है। मैं उसके अंदर क्या करता हूँ कि जो है ना वो अब क्लिक के अंदर अगर आपने व्हाट इफ एनालिसिस बनाना है तो उसके लिए आपने करना क्या है, उसके लिए आपने सबसे पहले जाके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जी, वी लेट्स से ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ, वी ग्रोथ के नाम से मैंने, ग्रो के नाम से मैंने जो है ना वो एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है जी। आपने यहाँ पे वी ग्रो के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और फिर दूसरी चीज जो इसके अंदर क्लिक के अंदर जो अवेलेबल है वो है जी स्लाइडर, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये वेरिएबल की वैल्यू इनपुट चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। क्लिक के अंदर जो इसका क्लिक का डैशबोर्ड बंडल है, ये एक एक्सटेंशन के तौर पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपके सिस्टम्स के अंदर ये बाय द वे जितने पुराने जो आपकी सर्वर्स हैं वहां पे भी ये चीज अवेलेबल है, ठीक है। अगर एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है तो आप extension.click.com से जाके जो है ना वो branch.click.com से ये चीज उठा सकते हैं, या क्लिक की अपनी भी ये अब ट्रस्टेड एक्सटेंशन के अंदर ये एक्सटेंशन शामिल है, अब वहां से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसमें क्या किया कि जो मैंने अभी वेरिएबल डिफाइन किया था मैंने वो यहाँ पे कॉल किया, और मैं इसका इनपुट मेथड जो है वो स्लाइडर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इनपुट मेथड आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ करंट डिस्कशन के लिए मैं इसको वो कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू में माइनस, मिनिमम -20, ठीक है, कि ग्रोथ मेरी नेगेटिव में भी हो सकती है, ठीक है। और लेट से मैं इसको 30% तक वो कर लेता हूँ कि जी ये 30% तक चला जाएगा, ठीक है। एंड ये मेरा वेरिएबल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे नीचे कोई इंपैक्ट किसी चीज के ऊपर नहीं आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये जो चार्ट है इसके अंदर जो अमाउंट वाली फील्ड है इसी को ही मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं
ये जो ग्रो वाला वेरिएबल है, ठीक है। अब ये एक तो इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 10 में कर देता हूँ, ठीक है। और जब भी आप ग्रोथ देखते हैं तो उसके साथ आप 1 भी ऐड करते हैं कि बेसिकली अगर अब ये 20% होगा तो 1 प्लस दिस मतलब 1.2%, 1.2 और वो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसको भी साथ ऐड कर लेगा। या आप ऐसे करते हैं या इसको डबल कर लेते हैं, तो फिर नॉर्मली मेरा मेथड यही है कि आप 1 प्लस इस तरीके से कर लें, ये ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेशन के पॉइंट से, ठीक है जी। तो अब ये देखें कि मेरे पास सिंपली ये मेरे पास चार्ट बन गया जिसके अंदर ये मेरे पास 800 सेल्स आ रही है। टोटल वाली वैल्यू भी ऊपर से निकाल खत्म कर दूं। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये क्वेश्चंस जो हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन सबके एड्रेस करूंगा। प्लीज अगर आप क्वेश्चन आप टाइप करते रहें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आई विल एट द एंड ऑफ द सेशन में आप सबके क्वेश्चन इंशाल्लाह आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मेरे पास रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू मेरे पास जो है वो 800 है, ठीक है। अगर आपने इसकी मेरी एक्सप्रेशन देखी हो तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपकी करंट वैल्यूज जो है वो आप अच्छे तरीके से उसको लेके चले, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक ईयर सेलेक्ट किया, मेरे पास 2 ईयर का डाटा था लेकिन मैंने सिर्फ एक ईयर का डाटा सेलेक्ट किया ताकि जो है वो अगर मैंने एक साल का फोरकास्टिंग करनी है या एनालिसिस व्हाट करना है तो एक साल के नंबर्स के साथ जो है वो आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं जो मेरे जितने भी पैरामीटर्स हैं ऊपर मैं उनको भी यहाँ पे ले आता हूँ। जस्ट ये मेरे जो फिल्टर्स वगैरह जो हैं वो मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास चेंज हो रहा है, मैं जैसे ही इसको चेंज करता हूँ ये मेरे पास वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। लेट से कि मैं कहता हूँ कि मेरी ग्रोथ जो है वो 10% है, ठीक है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी ग्रोथ 10% होगी, एज्यूमिंग नथिंग विल चेंज। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगी, मेरी बाकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रही होंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक सिंपली ग्रोथ का वेरिएबल आ गया। ये आपकी किस्म की फोरकास्टिंग, अब अक्सर जगहों पे ना फोरकास्टिंग ऐसी ही हो रही होती है कि जी हमारी अगर जो है ना वो ट्रेडिंग के बिजनेस की अगर हम बात करें, ट्रेड बिजनेस के अंदर ऐसे ही होता है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी कॉस्ट होती है, जितनी आपकी सेल इंक्रीज होगी उतनी आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन के बिजनेस के अंदर भी यही हो रहा होता है कुछ कि जी आप जितनी कॉस्ट इंक्रीज करेंगे उतनी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन कुछ फिर वहां पे वेरिएबल्स आते हैं, उसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें आता हूँ कि कॉम्प्लिकेशन को हमने फिर आगे फर्दर कैसे रिफाइन करना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सी फोरकास्ट है, इसको आप बेसिक सा व्हाट इफ एनालिसिस कर लें, आप सिनेरियो वो कह लें कि जी सिंगल सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि आपने एक वेरिएबल चेंज किया, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने देख लिया कि जी मेरी 10% अगर ग्रोथ होती है, ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज सिंपली, इसके अंदर कोई मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली एक जो है वो मैंने ग्रोथ फैक्टर सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा और ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ये है कि लेट अगर अभी ये एक केस है जिसके अंदर हमारी जो ग्रोथ है या जो चेंजेस इंक्रीमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम अभी आज इस साल की एग्जांपल ले लेते हैं कि जी कोरोना आया, ठीक है। एवरीवन नोज कि जी जो हमारी सेल्स है ना वो ग्रो नहीं होंगी, ठीक है। लेट से आपने फोरकास्ट किया जी मेरी सेल्स तो एक्चुअली 10% से नीचे चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेरी जो लेबर कॉस्ट है, आपने किसी ये डिसाइड कर लिया है आपकी लेट से कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सिनेरियो बना रही है, ठीक है। अब जब मल्टी एक कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बनना शुरू हो गया, ठीक है। कि आपको पता है आपकी सेल्स तो ड्रॉप हो जाएंगी लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि यार हम किसी बंदे को फारिग नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे जो लेबर है, ठीक है, लेबर को या जो हमारे रिसोर्सेज हैं, एचआर है, उसको हम किसी को फायर नहीं कर रहे, ठीक है। तो असेंशियली आपकी लेबर की कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, ठीक है। आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने ये कहा जी 5% आपका, बाकी तो सारी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। आपका जो है ना वो इन चीजों की वजह से 5% जस्ट जो आपकी बचत होगी, ठीक है जी, ठीक है। और फॉर सम रीजन आपने यही हुआ कि आपने पिछले साल कोई क्योंकि मशीनरी वगैरह ली थी, आपकी डेप्रिसिएशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और जो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है, वो भी लेट से के जी वो आपकी बाय 10% से तो रेवेन्यू 10% से नीचे जा रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना वो क्योंकि आपने रेवेन्यू आपका जो है वो इसलिए 10% नेगेटिव में जा रहा है कि आपने कुछ लेट से कि सेल्स रिबेट्स दी हैं, ठीक है, आपने 5% डिस्काउंट दे दिया,
इस साल सेल्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए 10% नेगेटिव सेल्स का ये मतलब नहीं है कि जी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 10% नेगेटिव में, इसका मतलब हो सकता है कि आपकी सिर्फ 5% ही कॉस्ट रिड्यूस हो, ठीक है। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन गया, ठीक है। मेरी रेवेन्यू जो है वो अब जस्ट अज्यूम मतलब जस्ट लेट्स उसको मैं दोबारा से करते हैं, रेवेन्यू 10% नीचे जा रहा है, ठीक है। हम ये एक सिनेरियो है कोविड का, रेवेन्यू 10% नीचे, सेल कॉस्ट का इम्पैक्ट 5% नीचे आएगा, लेबर कॉस्ट चेंज नहीं होगी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 5% नीचे गिरेगी, और डेप्रिसिएशन मेरी एक्चुअली इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो अब हम इन सिनेरियो के अंदर रहते हुए देखते हैं कि यार अच्छा, अब मैं अगर ऐसे इस सिनेरियो के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, क्या रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता तो फिर मैं अपने वेरिएबल्स चेंज करूंगा, ठीक है। और उन वेरिएबल्स को हम चेंज करके देखेंगे किस सिनेरियो के ऊपर हम जो है ना वो प्रॉफिटेबल है या हमें करना चाहिए, और हम उसको एज अ बफर जोन लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ मजीद न्यू वेरिएबल्स जो ऐड करते हैं, ठीक है। ये न्यू वेरिएबल्स मैंने कुछ बनाए हुए हैं जिसके अंदर डेप्रिसिएशन, फिक्स कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये कुछ वेरिएबल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, तो हम वही वेरिएबल्स जो है वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। उन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ से उन वेरिएबल्स को मैंने रादर देन स्लाइडर के, ठीक है, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं वेरिएबल इनपुट लेने की, ठीक है। लेट्स से कि जी हमारे पास जो है वो इनपुट बॉक्स भी है, ठीक है। तो मैं इनपुट बॉक्स के थ्रू जो है वो उसकी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है जी। लेट्स से कि जी हम कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट जो मैं इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी, वो इनपुट बॉक्स के थ्रू मेरे पास आएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइटल में लिख देते हैं जी ये मेरी सेल्स कॉस्ट है, ठीक है। मैं क्विकली बाकी चीजें भी फिल कर देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज हमारे पास लेबर कॉस्ट है जी, नाम देते हैं जी ये मेरी लेबर कॉस्ट। देन वी हैव डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंड हमारे पास फाइनली और इसको ये हमारे पास आ गया ऑफिस एंड एडमिन, ठीक है जी। और इसमें वेरिएबल मैंने इसमें कॉल किया हुआ है जी हमारी जो फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये मैंने इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, ठीक है। अभी मैं इनका इम्पैक्ट वैल्यू चेंज करूंगा, एक पे किसी चीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसका नाम अब टेबल के अंदर अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड, अब इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है, कि आपने क्या लॉजिक लेके आना है, ठीक है, और किस तरीके से आपकी चीजें इम्पैक्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो मैं अब जो है ना वो एक इसमें लॉजिक लिख रहा हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ जी अमाउंट व्हाटएवर सिंपल, और इसी को मैं डुप्लीकेट करके एक हमारे व्हाटएवर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बजाय मैं एक इफ एल कंडीशन लिखता हूँ कि जी इफ माई रेवेन्यू सॉरी इफ जो मेरा जीएल ग्रुपिंग है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू
देन आपने जो ग्रोथ यूज करना है वो वी ग्रो वाला यूज कर ले। देन मल्टीप्लाई आ जाएगा जी 1 प्लस वी ग्रो डिवाइड बाय 100 एल्स 1, और यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एरर इन एक्सप्रेशन, अच्छा जी ये हो गया। अच्छा व्हाट हमारा इफ कंप्लीट हुआ। some amount if GL group is this then this ठीक है जी। ये कॉम्प्लिकेटेड, अच्छा मैंने इसके अंदर एक एक्सप्रेशन लिख के रखी हुई थी, मैं उसी को उठा लेता हूँ, उसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये एक्सप्रेशन अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे वी ग्रो यूज करना है, वी ग्रोथ की जगह, और यहाँ पे भी वी, और हम इसको ओके करते हैं तो ये मेरे पास अब ये वैल्यू आ गई है मेरे पास जी। ठीक है, और क्योंकि अब सारी जगहों पे 10% है तो इसलिए आपको वैल्यू इक्वली नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको लेट से कि कहता हूँ कि जी मेरे हमने जिस तरह से डिसाइड किया था कि ये मेरे 5% से कम होगा, सेल्स कॉस्ट कम होगी, ठीक है, लेबर कॉस्ट मेरी चेंज नहीं होगी, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्चुअली में 10% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हेयर आई गो के इन सारे इस अगर ये सिनेरियो होता है तो मेरे पास 31 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट बचता है। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, या मेरा जो मैं ये करना ये चाह रहा हूँ कि जी नहीं ये इतने से नहीं होना चाहिए, ये 50 के होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ कि हम लेट से कि अगर हम अपने एचआर की सैलरी 10% डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाएगा, लेट्स डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, तो जी ये मेरा जो ऑब्जेक्टिव है से मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो। ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेशन है अगेन, इसमें कोई इतनी ओवर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, मैंने क्या हेड है तो उसके अंदर जो है ना वो जो रेगुलेटर वो यूज कर लो, अगर सेल तो सेल कर लो। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर अगेन कॉम्प्लिकेशन सकते हैं, ट्रेड आप इसमें ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो है ना वो इक्वल परसेंट से होंगे, आप इसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर ले सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ले सकते हैं। ये जो फैक्टर्स होते हैं हम इनको कहते हैं ड्राइवर। ठीक है, कि बेसिकली जो बिजनेस के कुछ ड्राइवर्स होते हैं, कुछ आपके इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स जो है ना वो आपके डेटा के अंदर इनकॉर्पोरेट, कि अगर आप बिजनेस में कि जी मेरा 10% अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है, अगर आपका रेवेन्यू 10% इंक्रीज होता है तो बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट और हर चीज 10% ही इंक्रीज होगी, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर। लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, फैक्टर्स हैं कि हो सकता है कि रेवेन्यू 10% सिर्फ चेंज हो रहा है आपकी इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, लेकिन आपकी क्योंकि डॉलर से क्या आप यूएस ट्रेडिंग कर नहीं आएगा फॉर वॉट एवर। ठीक है, तो वो चीजें चेंज हो सकती हैं, और वो जितना कॉम्प्लिकेटेड करते रहेंगे, दैट इज ऑल अबाउट जो आपने यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर यूज करना है उस लॉजिक को लिखते हुए। ठीक है, वो लॉजिक को आपने लिखना है। ठीक है, और वो अगेन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और आपका जो चीजें ऊपर आप इन वेरिएबल्स को चेंज करते जाएं और वो वेरिएबल्स जो है वो आपके रिफ्लेक्ट होते जाएंगे अकॉर्डिंगली।
ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है कॉम्प्लिकेटेड का, जो है ना क्लिक के अंदर अगर आपने व्हाट इफ एनालिसिस बनाना है, ठीक है, तो इसको अब एक्सप्रेशन जितना मर्जी आप कॉम्प्लिकेट कर लें, ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक और नया एंगल लेके आता हूँ, और नया एंगल क्या है कि अब मेरे पास ये जो एक्चुअली डेटा है ये मल्टी कंपनी का है, ठीक है। अब आप ये ज्यूम करते हैं कि जी लेट्स से कि ये वाला ग्रोथ रेट आपकी एक कंपनी के ऊपर ये फैक्टर्स लगेंगे, ठीक है जी। आपने बजट बना लिया, आप इसको जो है ना एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जाए, ठीक है, और ये आपका एक कंपनी का बजट बन गया, ठीक है, एक कंपनी के फिगर बन गए। उसके बाद आपने कहा कि दूसरी कंपनी जो है ना वो लेट्स से हो सकता है कि उसके अंदर कोरोना आने की वजह से वो आपका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस था वो ग्रो करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी एक सेकंड बिजनेस डिवीजन हो सकती है जो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आप हर किसी वेरिएशन के लिए आप सिलेक्शन करके आप वो चूज कर सकते हैं और उसको एक्सेल में लेके जाके बाद में वापस भी इंपोर्ट इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसको बुक मार्क भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। लेट्स से कि मैंने ये इसके अंदर इसको बुक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आप अगर आप बुक मार्क दोबारा से अप्लाई करेंगे तो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज भी इन बुक मार्क के अंदर सेव हो जाती है। सॉरी, सेव लेआउट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो उसकी वेरिएबल्स की वैल्यूज है वो भी स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा से जो है ना बुक मार्क को अप्लाई करेंगे तो आप उन वेरिएबल्स के ऊपर जो है जो आपने जब स्टोर करते हुए यूज किए थे वो आपके पास उस वक्त के वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक जो है ना वो मेथड है जिसके थ्रू आप कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर आते हैं कि अगर हमने कॉम्प्लिकेशंस को अगर हमने सिंप्लीफाई करना हो, तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ना वो मैं एक और तरीका जो है यूज करता हूँ, दैट इज बेसिकली यूजिंग एक्सेल। ये जो वेरिएबल्स की इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, रादर देन कि हम यहाँ से, अब ये भी हो सकता है कि आप एक कंपनी ए के लिए वेरिएबल्स डिफरेंट, कंपनी बी के लिए वेरिएबल्स डिफरेंट, कंपनी सी के लिए वेरिएबल डिफरेंट, या आपकी इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं कि प्रोडक्ट ये फलानी प्रोडक्ट्स ग्रुपिंग जो है ना इनके लिए चीज डिफरेंट होगी, दूसरी प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अब आप आपका जो ये बिजनेस सेंस के अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजें वेरिएबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एसेंशियली एक किस्म का फोरकास्टिंग कर रहे हैं यूजिंग हम इसके अंदर जो आपके ग्रोथ पैरामीटर जो चीजें निकल रही हैं, रादर देन कि आप डेटा से निकालें, ये आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और जो अपनी जजमेंट्स है उसको देखते हुए कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि आपकी अपनी जजमेंट हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके डेटा वो आप मशीन लर्निंग के अंदर अपना डेटा डालें और आपके डेटा के अकॉर्डिंगली आपकी जो फोरकास्टिंग है ना वो कह लीजिए आपकी ग्रोथ जो है 5% होगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो है ना वो एक R&D की टीम आती है, R&D की टीम कहती है कि यार हमने जो है ना वो पिछले 4 सालों के अंदर एक रिसर्च की है और ये जब नई प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं ना ये इतनी मार्केट डायनामिकली आपकी मार्केट चेंज कर देगी कि आप जो है ना वो आपकी ग्रोथ जो है ना 5% नहीं, आपकी ग्रोथ 50% होगी, ठीक है। ये अब आपको कोई मशीन लर्निंग का डाटा, आपका कोई कुछ भी कर लें आप, ठीक है, कभी जो आपको मर्जी आगे कंसल्टेंट कोई स्टेटिस्टिशियन जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं आपको ये चीज डाटा के थ्रू रिजॉल्व कर दूंगा, ये नहीं हो सकती। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, और जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है आप उसको देखते हो। आप ये देख सकते हैं अच्छा कि हिस्टोरिकली XYZ कंपनी ने इस तरीके की प्रोडक्ट लॉन्च की थी तो उनको कितनी ग्रोथ हुई थी, ठीक है, आप उसको यूज करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो इसलिए ये पैरामीटर्स व्हाट इफ एनालिसिस इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फोरकास्टिंग या प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, ठीक है, बट इट्स एसेंशियली आपके जो प्रिडिक्टिव मॉडल्स को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। या आप अपनी अगर आपको ये लगता है कि जो आपके प्रिडिक्टिव मॉडल जो चीजें प्रिडिक्ट करके दे रहे हैं वो डेटा इनकम्प्लीट होने की वजह से या फॉर व्हाट एवर रीजन उसके अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है, उस वजह से ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो आप उनको ये अपने पैरामीटर्स जो है वो अपनी मर्जी से लेके आ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो कोविड वाली सिचुएशन है इसका कोई भी आपको जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के से कोई बंदा भी आपको आपकी फोरकास्टिंग नहीं करके दे सकता, ठीक है। क्यों नेगेटिव में जा रही है, आप पिछले हिस्टोरिकल सेल्स उठा के देखेंगे आपको हमेशा पॉजिटिव में नजर आएगा। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये आपको नेगेटिव में दिखाती। ये व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू आप एक सिनेरियो आपके जहन में क्रिएट हुआ, आप उसके थ्रू ये चीज कर सकते थे कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो क्या होगा और आपके ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स किस तरीके से हिट होंगे, ठीक है, और आपको इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या आएगा, ठीक है। इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, तो सिंपल क्या किया है कि मैंने एक टेबल जो है एक्सेल टेबल जो है वो इसके अंदर अपलोड किया जिसके अंदर मैंने डिफरेंट जो
जीएल ग्रुप है कि इस जीएल ग्रुप के ऊपर इतने परसेंट चेंज, इस ग्रुप जीएल ग्रुप के इतने परसेंट चेंज मैंने बैकएंड के ऊपर उसमें डाल दी, और उसको यूज करते हुए मैंने ये एक व्हाट इफ एनालिसिस मैंने किया, ठीक है, कि ये मेरा जो व्हाट इफ एनालिसिस है यहाँ पे उन वैल्यूज के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर इन वैल्यूज को मैं चेंज करता हूँ, लेट मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज इसी के अंदर, इसी के एक इंटरनल टेबल है क्लिक के अंदर, जो कि अवेयर है उनको पता है इनलाइन लोडिंग का, ठीक है, लेकिन ये इंटरनल टेबल ही जो है वो मैंने इसमें बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये वैल्यूज देखिएगा कि यहाँ पे ये एक बेसिक सिनेरियो के अंदर ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करता हूँ, लेट्स से कि मैं सारी वैल्यूज 30% कर देता हूँ, इसकी 20%, 20%, रेवेन्यू 25%, ठीक है। और मैं इसको दोबारा से डेटा को लोड करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरे नंबर्स जो है वो चेंज हो गए, ठीक है। तो एसेंशियली जो है वो जो ऑब्जेक्टिव है व्हाट इफ एनालिसिस के थ्रू, ठीक है, हम इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं। अब मैं इसकी अगर इसकी एक्सप्रेशन दिखाऊं, ठीक है, तो इसके अंदर सिंपली, सॉरी, इसके अंदर, हाँ बल्कि मैं खुद इधर ही बना देता हूं, इसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, हमने सिंपल 1 प्लस चेंज, दैट्स इट, ठीक है। हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपली हमने चेंज की जो परसेंटेज ऐड करनी। अब वो जो कॉम्प्लिकेशन है किस जगह पे कितने परसेंट चेंज होनी है, ठीक है, वो आप एक्सेल के अंदर भी एक पैरामीटर ले सकते हैं, या मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपकी ग्रुपिंग के ऊपर भी हो सकता है, जीएल ग्रुप, ठीक है, और लेट्स से कि जी कंपनी, ठीक है, मैं इसमें कंपनी का पैरामीटर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो आप इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज के, हर कंपनी के ऊपर अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो आप एक पैरामीटर शीट, कंट्रोल शीट जो है वो एक्सेल के अंदर मेंटेन करके, और उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबलाइज चीजें चेंज करके वो आप इसको रन टाइम पे लोड करें, और आपके पास इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा कि चीजें जो है ना, इम्पैक्ट आपके डाटा के ऊपर, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप वो सिनेरियोज जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। आई थिंक वी हैव टेकन अवर टाइम एज वेल, ठीक है, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आई एम ओपन, ठीक है। तो ये एक मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्लिक के अंदर जी हमने फोरकास्टिंग बेसिक इस तरीके की, इस यही सिनेरियो लेके आते हैं जिसको फोरकास्टिंग कह रहे होते हैं, ठीक है, या व्हाट इफ एनालिसिस कहते हैं, तो मेरे से कहते हैं वो हो सकता ही नहीं हो सकता। तो द आइडिया इज कि इट्स कंप्लीटली डूएबल, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना वो क्लिक के अंदर नहीं है, कॉम्प्लिकेशन ये जो आप यहाँ पे लॉजिक लिख रहे होंगे, ये वाला जो लॉजिक लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर है। और उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि आप सिंपल एक्सेल के अंदर उसको एक रख लें, ठीक है, और या आप अपने डेटाबेस के अंदर एक छोटा सा टेबल मेंटेन कर लें, और उस टेबल को आप अपने पास वो सिस्टम के अंदर उसके साथ एसोसिएट कर लें, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसमें एनालिसिस था। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। जी एक मेरे पास क्वेश्चन आया है कि जी बिल्कुल देखें, अ, जो हमारे पास जो फोरकास्टिंग जो है, उसके अंदर ये जिस तरह मैंने अभी फोरकास्टिंग की है बेसिकली इसी तरीके से, अगर कि अगर आप थोड़ी सी, मैं इसको मजीद एक और एंगल के ऊपर लेके जाता हूँ कि अगर आप जो है ना वो बीटा या रिग्रेशन बेसिस के ऊपर फैक्टर के एग्जिस्टिंग ग्रोथ क्या है, ठीक है, लास्ट ईयर डिवाइड और करंट ईयर के अंदर कितनी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो वो जो ग्रो वेरिएबल है, मैं इसको अगर इस तरीके से डिफाइन करूं, वेरिएबल है, प्राइस की मैं इनपुट करता हूँ कि जी मेरी करंट ईयर सेल्स
2019 sales amount divided by मेरी ईयर 18 की सेल अमाउंट, ठीक है, और 1 माइनस कर दें इसमें से, ठीक है। तो ये अब मेरे पास ग्रोथ आ गई एसेंशियली 2019 की, ठीक है जी। तो आप ये आपका रादर देन कि आप जो है ना वो सिस्टम से कैलकुलेशन करें, ठीक है, आप ऑटोमेटिकली कह सकते हैं अच्छा जी अगर आपने आपके मेरे जहन के अंदर ऐसा है वी आई थिंक कि जी मेरी जो ग्रोथ है वो होमोजेनियस किस्म की ग्रोथ होगी, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल वहां से इस तरीके से इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली आप जो है ना वो सिस्टम से चीजें निकाल के ये चीज कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेल्स है, सेल्स के अंदर आप ये कर सकते हैं, सिर्फ अगर मैं सेल्स क्वेश्चन जो है मेरे पास कि सिर्फ सेल को कर सकते हैं तो बिल्कुल आप रादर दें कि यहाँ पे जैसे मैंने देखे कि मैंने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट वो किया हुआ है, जीएल हेड सेट किए हुए हैं, इसकी जगह मैं जीएल हेड जो है मैं अपना कॉलम जो है वो मैं लेट से कि कंपनीज का कर लेता हूँ जी, मेरी कंपनी कोड, ठीक है। और जो मेरी फॉर्मूला है उसके अंदर अमाउंट की जगह जो है ना मैं सिर्फ रेवेन्यू अमाउंट लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो इवेंचुअली ये चीज जो है ना वो मेरी कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब उसके अंदर फर्दर क्या होगा कि मतलब एक कंपनी की सेल या उनके फर्दर डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर कि डिपार्टमेंट ए की सेल, प्रोडक्ट ए की सेल, प्रोडक्ट बी की सेल, जिस तरह से मैंने आपको एक्सेल में बताया कि आप ये बता दें कि हर प्रोडक्ट की सेल डिफरेंट हो। मैं उसके आपको एक सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ। एक कंपनी के लिए दुबई के अंदर हमने काम किया था, जो बेसिकली इन्फ्लेशन जो होती है या आपकी प्राइस इंक्रीज है ना हर कमोडिटी के ऊपर चेंज होती है। आपकी मीट की जो प्राइस इंक्रीज है वो डिफरेंट होगी, गोल्ड की डिफरेंट होगी, ठीक है, बेवरेजेस की डिफरेंट होगी, टोबैको की डिफरेंट होगी, बाकी चीजें ग्रेन्स वगैरह बाकी चीजें हर किसी की प्राइस डिफरेंट होती है। तो व्हाट दे हैव डन इज कि उन्होंने एक काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है कि किस जिसके थ्रू जो है ना वो ले रहे होते हैं कि जो उनकी ग्रोथ रेट्स जो है ना वो ले रहे होते हैं ब्लूमबर्ग से कि क्या हर कमोडिटी के ऊपर किस तरीके से आपकी इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर रही होगी, और हर प्रोडक्ट को के ऊपर डिफरेंट प्राइस चेंज का रेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरीके से आप सेल्स के केस में कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर रीजन के ऊपर आपकी एक नई टेरिटरी हो सकता है। कोविड के अंदर आपको इशू हुआ, लेकिन आपने एक नई टेरिटरी अगर आपने ओपन की है तो उसके अंदर तो आपकी सेल इंक्रीज करेगी, कम तो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके के इम्पैक्ट जो है वो आप वहां पे डिटरमिन कर सकते हैं। तो दैट यस यू कैन डू, और आप इसको कर जी सही, बिल्कुल। स्पेंड एनालिसिस देखिए, अब इसके अंदर हम सारे चीजें तो कवर नहीं कर सकते। इसी तरीके से बिल्कुल स्पेंड एनालिसिस भी हो सकता है। आप अपनी कंपनी का जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, उनको सिर्फ आप देख लें, क्या कॉस्ट सेंटर के अंदर जीएल के अंदर फर्दर सब ग्रुपिंग होगी कि ये मेरा एचआर कॉस्ट है, ये मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है। हर कॉस्ट के ऊपर आप डिफरेंट रेट चेंज करके आप चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपका क्या होगा। अगर आप ग्लोबल गोल है कि जी आपने टोटल अपने स्पेंड को जो है ना वो 10% से रिड्यूस करना है, तो आप ये देखते हैं किस किस जगह के ऊपर कितने कितने परसेंट रिड्यूस करें अनइवन वे, तो वो कैसे हो सकता है। जी रिकॉर्डिंग इसकी मैं जो है वो चलो शेयर कर दूँ। हेलो। जी हेलो अदनान, आप सुन सकते हैं मुझे? सुन सकता हूँ, बताइए। अच्छा, मेरा एक जी क्वेश्चन जी ये मैं था सुन। कि जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हम इसके अंदर ये व्हाट इफ एनालिसिस बना रहे हैं और हम इसी के क्लिक के अपने वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, स्लाइडर वगैरह यूज करते हुए हम इसको एक सिनेरियो बना रहे हैं। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर हम कोई डेटा साइंस के कोई एल्गोरिथम्स हम क्लिक सेंस के अंदर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे हम फोरकास्टिंग को मजीद एनहांस कर सकें। कोई भी जैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं डेटा साइंस के अंदर, मशीन लर्निंग क्या डिफरेंट है, वो हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए मशीन लर्निंग के अंदर जो है ना, देखिए दो एंगल्स है। एक तो ये है कि मशीन लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे आपका जो कैलकुलेशंस कर रही होती है ना वो आपकी स्टैटिस्टिकल
फॉर्मूलाज की बेसिस के ऊपर ही चल रही होती है, ठीक है। आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस होगा, वो डबल रिग्रेशन करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है, वो एक रिग्रेशन लेके आएगा कि जी आप ये वाला, तो एट द एंड ऑफ द डे मशीन लर्निंग तो वो आप फार्मूला जो है ना वो डेफिनेट क्लिक के अंदर तो शायद फार्मूला नहीं निकल सकेगा, ठीक है। या अगर आप जैसे रिग्रेशन की बात करें सर, मैंने एक छोटा सा बेसिक सा फार्मूला बनाया कि आपने सिंपल ग्रोथ निकाल ली, ठीक है, शायद वो फार्मूला वहां पे तो ना निकल सके, ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड आप करना चाह रहे हैं, लेकिन क्लिक के अंदर काफी ज्यादा स्टैटिस्टिकल फंक्शंस अवेलेबल है, आप उनको चेक कर लें अगर आप निकल, अगर वो वहां पे नहीं निकल सकता, ठीक है, तो आप वो मशीन लर्निंग क्लिक के अंदर एक मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर मॉड्यूल है, ठीक है, वो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक सेशन किया था, ठीक है, लेकिन एक पूरा मॉड्यूल अवेलेबल है मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है, तो वो आप उसके साथ डायरेक्टली वहां पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अदनान। ठीक है जी, तो जी हेलो जी अदनान साहब, मुझे पूछना है कि जिस तरह आपने KPIs वगैरह या सेल्स के विजुअल्स वगैरह इसमें बनाते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ भी बन सकते हैं, जैसे स्पेंड एनालिसिस हो गया प्रोक्योरमेंट का, और मशीन लर्निंग के हवाले से आपने बात बताई, तो उसमें जो इसका कैटलिस्ट इंजन है, क्या वो मॉड्यूल की आप बात कर रहे हैं क्यूलिंग का? देखिए, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, अगर हम स्पेंड एनालिसिस की तरह बात करते हैं ना व्हाट इफ के ऊपर, ठीक है, तो वो इसी तरीके से बन जाता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट ये स्पेंड व्हाट इफ एनालिसिस क्या है कि आप एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लॉजिक के थ्रू किसी अमाउंट से, ठीक है, वो स्पेंड भी हो सकता है, वो सेल्स अमाउंट भी हो सकती है, वो स्पेंड का पोर्शन भी हो सकता है, फिल्टर लगा के कुछ सर्टेन पोर्शन ऑफ योर डेटा हो सकता है, एक पोर्शन पे डिफरेंट लॉजिक हो, दूसरे के ऊपर डिफरेंट लॉजिक हो, ठीक है, तो इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन परसेंटेजेस विद सर्टेन वैल्यू, ठीक है, तो इसलिए वो कुछ किसी भी चीज का हो सकता है, वो आपके ऑपरेशन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अगर जस्ट आपको ये बताऊं कि क्लिक मॉड्यूल को यूज करते हुए मैंने पूरी कंपनी की बॉटम अप बजटिंग की हुई है, कॉस्ट सेंटर से लेके रेवेन्यू तक, ठीक है, और यही नहीं वेरिएबल को इसी तरीके से करते हुए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूल कॉम्प्लिकेटेड बन गया, फिर उसको हमने एक्सेल वेरिएबल्स के अंदर, उसके अंदर 30-40 वेरिएबल्स हैं जो एक्सेल के अंदर मेंटेन होते हैं, तो वहां से वो कंपनी उसके अंदर चेंजेस करती है और वो निकाल लेती है। फिर वो क्या करती है कि उसके अंदर कुछ 7-8 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो फ्रंट एंड के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, वो हर कॉस्ट सेंटर को जो है ना या एक डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि यार ये डिपार्टमेंट ने इस लेवल के ऊपर चीजें करनी है, ठीक है, वो वहां पे चीजें करने के बाद जो एक वैल्यू निकलती है उसको बजट का नाम देते हैं, वो एक्सेल में वो फाइल एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और वो अपने डेटाबेस के अंदर जो है ना वो एज अ बजट के तौर पे सेव कर लेते हैं, ये इस डिपार्टमेंट का बजट हो गया, ये भी इस डिपार्टमेंट का बजट हो गया, इस डिपार्टमेंट का बजट हो गया, फाइनली उसको कंसोलिडेट करके वो बजट बना लेते हैं। तो मतलब दैट इज हाउ इट कैन वर्क। कमिंग टू द डेटा साइंस, डेटा कैटलिस्ट नहीं है, दैट इज अ टोटली सेपरेट पार्ट, ठीक है, जो बेसिकली क्लिक के अंदर एक नए अगर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो हमारा टॉपिक नहीं है, जस्ट आपको मैं उसके ऊपर बेसिक से ब्रीफ कर देता हूँ, लेकिन एडवांस एनालिटिक्स इंटीग्रेशन इन क्लिक सेंस, ठीक है, वो बेसिकली पाइथन का एक सर्वर होता है, आप पाइथन जो फ्री ऑफ कॉस्ट या आर का सर्वर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, वो सर्वर होगा, उसकी ओपन सोर्स मॉडल होंगे, ठीक है, या आपके अगर कोई डेटा साइंटिस्ट है जिसको डेटा साइंस का पता है, पाइथन का पता है, वो उसने अपना डेटा मॉडल बनाया हुआ है, वो मॉडल सारे का सारा पाइथन के ऊपर होगा। क्लिक बेसिकली क्या कर रहा होता है कि उसको इंटरफेस उसके साथ इंटरफेसिंग कर लेता है कि आपको डेटा उधर सेंड भी कर रहा होगा, उसका रिजल्ट आपको वापस पब्लिश भी कर रहा होगा, ठीक है, विजुअलाइजेशन और एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से वो सिर्फ क्लिक है, बैकएंड के ऊपर पाइथन का इंजन। अच्छा अच्छा, ठीक है। वन लास्ट थिंग, मुझे एक चीज पूछनी थी उसमें कि जो आपने अभी विजुअल्स बताए एट द स्टार्ट ऑफ योर वेबिनार, तो उसके अंदर जो रियल टाइम शेयरिंग है, अगर हम रियल टाइम शेयरिंग इसको किस तरीके से कर सकेंगे? क्योंकि कस्टमर की एंड साइड पे चले वो तो डाउनलोड कर लेगा एक्सेल फाइल, लेकिन रियल टाइम शेयरिंग अगर वो कस्टमर्स उनको अपने बिजनेस यूनिट हेड्स या उनको अपने लाइन मैनेजर्स को शेयर करना हो, और पीछे से डेटा भी यानी सेकंडों में अगर चेंज होता रहो, तो उसको कैसे ये इनकॉर्पोरेट करेगा? यानी अगर आपके विजुअल्स तो बन गए, उसको जी जी ये व्हाट इफ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको बता दें, यानी जो भी आपने देखिए विजुअल्स स्टार्ट किया था ना, बताया था आपने, शेयर की थी, उन्हीं विजुअल्स को अगर रियल टाइम में कस्टमर की तरफ शेयरिंग करवाना हो तो वो कैसे करेंगे?
देखिए अगर आपका रियल टाइम का मतलब यही होता है कि चेंजिंग डाटा जो है वो चेंज होता रहे। बैकएंड के ऊपर अगर क्लिक का डाटा अपडेट हो रहा है तो वो तो रियल टाइम किसी बंदे के साथ भी जिसके पास इसकी ऑथराइजेशन होगी, आपने पब्लिश कर देना डैशबोर्ड, वो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे चेंजेस होंगी वो होता रहेगा। ये वेरिएबल्स जो है चेंज करने, ये भी जब आप करेंगे तो जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो हर किसी के पास वो चीजें इम्पैक्ट होती जाएंगी, ठीक है, तो रियल टाइम होगा। लेकिन अगर आप स्नैपशॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लिक के अंदर जो है ना एक स्नैपशॉट की ऑप्शन होती है, आप राइट क्लिक करके स्नैपशॉट ले सकते हैं, ठीक है, वो स्नैपशॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। और आप उस इसके थ्रू या वो अब और वो बाद में आप ये इसकी स्नैपशॉट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी उसके स्नैपशॉट्स हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आ रहे होते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू, मैटर रिजॉल्व हो गया। हसन आपका क्वेश्चन है, आपको पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटर से जाके आपको पहले उसको डायनामिक व्यूज ऑन करने होंगे, उसके बाद आपको नजर आएंगे। चलें जी, लेट्स आई थिंक अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, या मोस्ट ऑफ यू हैव माय नंबर एज वेल, तो आप मुझे इस पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जो है वो मेरा है जी adnan@telemarks.co, मैं यहाँ पे टाइप भी कर रहा हूँ सबके लिए, ठीक है। आप मुझे कर सकते हैं, और जो मीटिंग का टाइम है वो तकरीबन खत्म हो गया, मुझे एक और नेक्स्ट मीटिंग की तरफ भी जाना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद एक नया सेशन लेके आएंगे, क्लिक का नया वर्जन भी, सितंबर एडिशन भी जो है वो आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ एक दो एक्साइटिंग चीजें हैं, तो आई विल कम बैक जब नेक्स्ट इंशाल्लाह आएंगे तो नई चीजों के साथ मैं आपको सेशन करेंगे। Thank you very much everyone joining. Signing off.